और साथ ही जगदीप सिंह हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन माफ कीजिएगा। तो पठानिया जी आपका और जगदीप जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीप जी, पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप रिएक्शन हमें इस बात पर दें, क्योंकि अभी हमने लगातार प्रधानमंत्री को सुना है, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल कांग्रेस या जो भी विरोधी पार्टियां हैं वो ये जो आरोप लगाती हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है या ईवीएम का कुछ माल फंक्शनिंग है, तो ये दोनों मामले तो दरअसल ईवीएम के मामले को तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपनी बात रख दी। और जहां तक बात एजेंसियों का, उस पर उनका कहना है कि एजेंसियां तो पहले भी थी, यानी जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी तब भी एजेंसियां थी, तो अगर एजेंसियों के सहारे ही जीता जा सकता था चुनाव तो वो लगातार जीतते रहते। क्या कहना है आपका इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। पहला सवाल आपने ईवीएम पे पूछा है। अपनी बात या अपना पक्ष रखने से पहले मैं बड़ी शालीनता और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद भारत जैसे लोकतंत्र में बड़ा गरिमामय पद है। तो मेरा ये मानना है कि इस पद पर बैठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारबिंद से जो शब्द उन्होंने उच्चारित किए हैं वो कहीं ना कहीं एक आम भारतीय को तंज जैसे लगे हैं। किसी एक समाज विशेष पर उनकी टिप्पणी या जिस तरीके से वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के सौहार्द को बिगाड़ने जैसी परिस्थिति जो है उनके बयानों में नजर आती है, ऐसा आभास होता है। अब आपने ईवीएम पर पूछा तो मैं मुख्तसर ढंग से आपको 3-4 अहम तरीन बिंदुओं पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों का जी। सबसे पहली बात तो ये कि 2019 में एक आरटीआई डाली गई, जिसकी प्रत्युत्तर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि उसने केवल 20 लाख मशीनें जो है वो खरीदी है। यद्यपि दोनों कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं उन्होंने 40 लाख मशीनें बेचने का दावा उसी आरटीआई के हवाले से किया। तो पहली तो बात, वो 20 लाख मशीनें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की गैराज में है, इसका कोई जवाब हमारे पास। दूसरा सवाल, देखिए ईवीएम जो कंपनी बना रही है बीईएल, उसमें जो 7 उसके डायरेक्टर्स हैं, निदेशक हैं, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अधिकारी हैं। ये एक बड़ा सवाल। तीसरा, इसमें भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा ये दम भरता है कि हमारी तकनीकी टीम जो है वो बड़ी सक्षम है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार जो 4 प्रोफेसर इस तकनीकी टीम में बिठाए गए हैं, ये वही 4 प्रोफेसर हैं जिन्होंने वीवीपैट का इजाद किया। यानी पेपर भी ये सेट करेंगे, एग्जाम भी ये कंडक्ट करेंगे, रिजल्ट भी ये निकालेंगे और अगली क्लास में भी खुद चढ़ जाएंगे जैसे चंडीगढ़ में चढ़े। और चौथी और अंतिम बात, मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि देखिए दुनिया के तमाम विकसित देशों ने ईवीएम का प्रयोग करके बाद में उसका प्रयोग बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो है वो ईवीएम का जो सोर्स कोड होता है उसको पब्लिक डोमेन में डाल देती है ताकि किसी को कोई संशय ना रहे। कोई उसको क्रैक करने की कोशिश करता भी है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये क्रैक नहीं होगा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि 2 या 4 इंजीनियर्स के पास वो सोर्स कोड है, और सोर्स कोड जो है इस ईवीएम का वो एक ऐसी छह है जिसके दम पर आप कहीं से भी बैठ के मशीन को हैक कर सकते हैं, ऐसा तकनीशियनों का मानना है। तो ये जो 4 मैंने अहम तरीन बिंदु रखे हैं, पठानिया साहब हमारे साथ इस डिबेट में हैं, बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, मुझे लगता है वो निश्चित तौर पर इन 4 मुद्दों पर जवाब देंगे ताकि प्रधानमंत्री महोदय के मुखारबिंद से जो लफाज निकले हैं उनकी पुष्टि हो सके बजाय कोई और बात करने की। जी जनाब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, लंबी बहस चली, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर जो बातें रखनी साफ तौर से रख दिया है, तो क्या अब भी ये माना जाए कि क्या कहीं ना कहीं फिर अब आप इस बात पे सवाल उठेगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पे यकीन नहीं कर रहे हैं? तो इस पे क्या कहना होगा? आपसे मैं जवाब लूंगा लेकिन पहले रिएक्शन ले लेता हूं पठानिया जी का। पठानिया जी, आपका रिएक्शन चाहिए होगा। जी, प्रधानमंत्री सबको नमस्कार प्रणाम करें जी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक डिटेल्ड एक्सक्लूसिव जैसे इंटरव्यू कम और एक्सपोजे अगर आप ज्यादा कहें, और इस एक्सपोजे में आपकी टीम ने विभिन्न विशिष्ट विविध विषयों पे उनसे बात की है, और सभी विभिन्न विशिष्ट और विविध विषयों को प्रधानमंत्री जी ने खोल के पूरे देश के सामने, पूरे भारत के जनमानस के सामने रखा है। इनमें सबसे विविध जम्मू कश्मीर की अगर बात कहें कि एक धारणा, एक परसेप्शन देश भर में बल्कि दुनिया भर में बनाई जा रही थी, लेकिन बड़े छोटे जिसे कहते हैं बिंदु का मेरा सीधा सवाल और कटाक्ष कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज तक केंद्र में या जम्मू कश्मीर में इकदार में पावर में रही हैं, कि अगर पिछले 7 दशकों से वो लोग जो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को छोड़ के पूरे देश भर में आए,
देश भर में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, आईएएस बने, केएस बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक ना वोट डाल पाए, ना जमीन खरीद पाए, ना सरकारी संस्थान में एडमिशन ले पाए, ना सरकारी नौकरी कर पाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देश भर में एसटीज को, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं। वाल्मीकि पूरे देश भर में एससी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ना वोट डालने का हक, ना शिक्षा का हक, ना नौकरी का हक, और ना ही शेड्यूल कास्ट स्टेटस का हक। जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर बाहर शादी करेंगी तो अपना जम्मू कश्मीर से, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की गैर नागरिक हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुई भर भी जिसे कहते हैं संपत्ति खरीद नहीं सकती, उनके बच्चे वहां से बेघर हो जाएंगे। तो ये इस किस्म का ये ऐसा कानून, ऐसा संविधान, ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जिसको पकड़ के गले से लगा के रखा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, प्रधानमंत्री जी तो एक कहा, मैं जगमोहन जी जो यहाँ पे गवर्नर थे, ये बात आपकी पूरी हो गई लगभग। मुझे लगता है आप जो पॉइंट ये उठा रहे हैं जगदीप जी, उसका कुछ जवाब भी देते आप। जी, मैं डायरेक्टली ईवीएम वाले विषय पे आ जाऊं। देखें, ईवीएम वाले विषय पे, ये विषय भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस या ये एडीआर नहीं है, एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले इस वाद और विवाद में सिर्फ एक नहीं, मेरा ख्याल है दर्जन के पास पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वक्त में डिफरेंट जिसे कहते हैं फैसले सुनाए। इन अलग फैसलों का लबोलबाब सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा अपना डिटेल्ड फैसला इसमें दोहराया है। अब जो मेरे मित्र यहां पूछना चाहते हैं, मैं बड़े संक्षिप्त में उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जिसे कहते हैं एनालिसिस करते हुए नहीं, लेकिन 3-4 बिंदुओं पे आ जाऊं। पहला बात आप जो करते हैं ईवीएम में इरेगुलरिटी की बात, आज तक इतिहास में, मैं देश का पता नहीं, पर भारत के इतिहास में आज तक कहीं भी मिसमैच, कहीं भी इरेगुलरिटी की, ये सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल, 3600 के पास कंप्लेंट्स हुई है, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल वाज फाउंड ट्रू। अब दूसरी जो मेन जो बात है, ये कह रहे हैं 100% वीवीपैट के साथ मैचिंग हो। इसमें दो बातें हैं, 100% वीवीपैट मैचिंग के बाद रिसोर्सेज ज्यादा, काउंटिंग के लिए 4-4, 5-5 दिन लगेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो राइट ऑफ सीक्रेसी है वोटर का, वो वायलेट होगा। और अब ये जो रैंडम जिसे कहते हैं 5% जो एक और 2% का जो कानून है, ये किसने बनाया? ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, रूल 16.6 को अमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ही। ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है, जिसको ये दोबारा रिव्यू करने की कोशिश की जाए, तो 100% वीवीपैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा, ठीक है, ईवीएम पे मुझे लगता है आपने जो जवाब दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला पीएम भी दे रहे थे, आपने भी बात कह दी है, मुझे लगता है जगदीप जी आपको जवाब मिल गया होगा। आप उसके बाद भी कुछ कहना है चाहते हैं तो कह दीजिए, लेकिन मेरा अब सवाल यह है कि मैं दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। दूसरा मुद्दा है आर्टिकल 370। जहां तक ये बात हो रही है खासतौर से जम्मू कश्मीर के प्रदेश में, कि जो बीजेपी लगातार कह रही है कि 370 के हटने के बाद वहां पर तरक्की है, वहां विकास को गति मिली है, वहां कई लोग जो कई तरह के अधिकारों से वंचित होने अधिकार मिला है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, खुद पीडीपी हो या एनसी हो, कांग्रेस भी कह चुकी है कि हम जो है इस बारे में सोचेंगे कि क्या सच में, अभी फारूक अब्दुल्ला का आपने स्टेटमेंट चलाया, वो कह रहे हैं कि 370 से कोई तब्दीली जो आई है तो वो बेरोजगारी बढ़ गई या फिर ये कि कुछ और चीजें बढ़ गई। तो इस पर मैं चाहूंगा कि पठानिया जी पहले आप अपनी बात छोटी सी रिएक्शन दे दें, फिर जगदीप जी आपका मैं जवाब लूंगा इस पर। जी पठानिया जी, छोटा सा आंसर, फिर ब्रेक लेना होगा मुझे। जी, 6-7 दशकों का परिप्रेक्ष्य तो आपके सामने रखा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद डायरेक्टली अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर की रक्षा और सुरक्षा स्थिति में सी चेंज जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये भारत नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान और एजेंसीज कहती हैं। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट में नया जंप आया है, जम्मू कश्मीर में रोजगार में एक नया जंप आया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल बढ़ा है। एंटी नेशनल जो ताकतें हैं वो डिफेंसिव पे रही है, और इस प्रावधान ने बाय एंड लार्ज जिसे कहते हैं डिलीवर किया जम्मू कश्मीर में। इस एक्सपेरिमेंट में आप चाहिए, एक लाइन में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, हमसे चूक हो गई प्रधानमंत्री जी, हमें नेहरू जी ने 63 में कहा इसको हटाएंगे, नरसिम्हा राव जी ने 92 में कहा हटाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल विल जुटाना है आपने। अगर इसे हटाया है, आपने संविधान का जो वो कमिटमेंट थी संविधान निर्माताओं की अगर पूरी की है, हम आपके धन्यवादी हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप मजबूती के साथ आगे बढ़े और इसे क्लिक करें, हम सब आपके साथ। जगदीप जी, प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में बताता चैलेंज किया है कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल अगर उसे ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएंगे तो उन्होंने चैलेंज किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये बात बताएं। जगदीप जी। आजम साहब, पहली तो बात ये कि जो मैंने 4 अंतरिम पॉइंट रखे, बिंदु रखे, उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास जो भी कंप्लेंट्स गई वो सही नहीं। एक बात बता के मैं यहां पर बात पूरी करूं, फिर 370 पे बात करते हैं।
साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे 370 सीटें ऐसी थी जिन पर टोटल वोट कास्ट और टोटल वोट काउंटेड इन ईवीएम उनमें डिफरेंस था। कईयों में तो 10,000 तक का डिफरेंस था वोटों का, जिसके बाद जब ये बात सामने आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो डाटा ही अपनी वेबसाइट से हटा दिया। तो ये क्या बात कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, आर्टिकल 370 पर भारतीय जनता पार्टी की निरंतर ये कोशिश रही है कि कैसे भी ये अपना सियासी मफाद हासिल करें। आप मुझे बताइए, जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसे आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उससे नुकसान हुआ। और जो दूसरी बात 35A की बात करते हैं, देखिए आजम साहब, हमें इस मामले की गहराई में थोड़ा सा उतरना पड़ेगा ताकि भूमिका जो है वो स्पष्ट हो सके। जब जम्मू कश्मीर का देश के साथ विलय हुआ तो ऐसी 4 या 5 रियासतें थी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिन राजाओं के पास अपनी सेनाएं थी, अपना भौतिक ढांचा था और जो तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय को। ये तो सलाम है सरदार साहब को और नेहरू जी को कि कैसे भी करके उन्होंने इस विलय को अंजाम दिया। उस वक्त जो है ये परिस्थितियां बनी कि 35A का जो प्रावधान आप बता रहे हैं, आप जरा इनसे पूछिए। सबसे पहली बात, आपको भी हैरत होगी सुनकर कि आर्टिकल 370 में या हमारे संविधान में 35A कहीं है ही नहीं। ये एक्चुअली 1965 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके जरिए इसे लाया गया ताकि विलय जो है वो संभव हो सके। और दूसरी बात, मैं 1 मिनट और लूंगा आजम साहब आपसे, क्योंकि ये मामला बड़ा नहीं है जी। ये बार बार कह रहे हैं कि तरक्की हो गई, जम्मू कश्मीर में नौकरियां मिली। मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। आर्टिकल 370 की टूटन के बाद यहां पर चाहे लैंड माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, उसकी आमद जो है उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। लोगों की जमीनों और नौकरियों पर बान आई। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले समय की कमी है, बहुत क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, जो समय था मैंने आपको दिया, शुक्रिया। अब ये तो दावे हैं अपने अपने, लेकिन जब जनता की अदालत में मुद्दा जाता है तो कौन मुद्दे पर, यानी किस मुद्दे पर जनता का किस तरह का मत पड़ता है, ये चुनावी नतीजे से सामने आ जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। हमें दो इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ 18 जे के साथ। मेरे एक कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम के दौरान कई लोग पार्टी में हुए शामिल। बांडीपुरा के कोटवाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हिलाल अकबर लोन ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक पर नेता हिलाल अकबर लोन ने कहा, जिस तरह एनसी के विरोध में सभी प्रतिद्वंदी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई हैं। कठुआ बॉर्डर से 2 आतंकी ग्रुप ने की घुसपैठ। एडीजीपी जम्मू ने कहा, दोनों समूहों में 6 आतंकी शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कैसर जमशेद लोन ने तुला के कई इलाकों का किया दौरा और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मेंढर में ऊपरी इलाकों और मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश, आंधी तूफान ने मचाई तबाही। रामबन में भारी बारिश